हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जिस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे, जितना स्टडी मटेरियल में, जितना आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसका हर एक टॉपिक अपन लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, बट शॉर्ट में, मतलब रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपको लेस टाइम में कवर हो जाए। चैप्टर का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस और ये आपके 10 मार्क्स का है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं पूरा चैप्टर का नाम आपको बताऊं दोस्तों, तो चैप्टर का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस। चैप्टर का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये चैप्टर तीन चीजों के बारे में बात करता है। पहला कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में, दूसरा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एंड तीसरा सस्टेनेबिलिटी के बारे में। हम पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। पूरा 10 मार्क्स का जो सीएमए फाइनल लॉ के अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस चैप्टर दिया है स्टडी मेट में, ए से लेके जेड तक यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैंने शॉर्ट समरी नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, ताकि पूरा चैप्टर बहुत ही इजी वे में और कम ड्यूरेशन में, कम शॉर्ट टाइम पीरियड में इसको पढ़ सकें, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है कि सर आखिर कॉरपोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉर्पोरेट का मतलब अगर हम बात करें तो कंपनी है। बेसिकली कॉर्पोरेट का मतलब वैसे तो होता है ग्रुप ऑफ पर्संस, बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन यहां पर हम कंपनी के सेंस में बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट का मतलब हम बेसिकली लेकर चलेंगे कंपनी, और गवर्नेंस का मतलब है रेगुलेट करना, गवर्न करना, कि आखिर कंपनी को किस तरीके से गवर्न किया जाना चाहिए। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोस्तों, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉ, कुछ कानून, कुछ टर्म्स कंडीशंस, नियम, शर्तें, पॉलिसीज होती हैं। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ऐसी पॉलिसीज जो कि इस तरीके से बनाई गई हैं, जो कंपनी को गवर्न करती हैं, कंपनी को कंट्रोल करती हैं, कंपनी को रेगुलेट करती हैं। ये उस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कंपनी को डायरेक्शंस देते हैं कि आखिर कंपनी को कैसे चलाई जाना चाहिए। आखिर वो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है जिन्हें अगर कंपनी फॉलो कर लेगी तो कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कंपनी एक आइडल कंपनी बन जाएगी, कंपनी एक बेंचमार्क सेट कर देगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है कि हर कंपनी के अंदर दोनों तरह के डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज पता होगी कि डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है जो कंपनी में डेली आता है, कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड होता है। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सुबह कंपनी के अंदर सुबह 9 या 10 बजे से लेकर और वो रात के शाम के 4 या 5 बजे तक जॉब करता है, डेली आ रहा है, कंपनी के हर एक रूटीन अफेयर से एंगेज्ड है। ऐसे डायरेक्टर्स का होना भी कंपनी में जरूरी है, अदरवाइज कंपनी का डे टू डे काम कौन करेगा। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी में डेली नहीं आते, कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड नहीं होते, बल्कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, और वो कंपनी की मीटिंग्स के अंदर आते हैं, और कंपनी उनकी हेल्प तब लेती है जब किसी काम में फंस जाती है। तो दोनों ही तरह के डायरेक्टर्स का कंपनी में होना जरूरी है, ये बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ ऐसी रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस लिखी हुई हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसी डायरेक्शंस, गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, जो कि बताती हैं कि अगर इन सभी रूल्स रेगुलेशंस को, इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा तो कंपनी बहुत ही प्रॉपर मैनर में चलेगी, कंपनी सभी रूल्स रेगुलेशंस को टाइम पे फुलफिल करेगी। अगर आप ये बोलते हो कि यार मैंने आज एक कंपनी ओपन करी है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी कंपनी एकदम बेस्ट कंपनी बन जाए, मेरी कंपनी सभी चीजों को, रूल्स रेगुलेशंस को फुलफिल करे, मेरी कंपनी के ऊपर कभी पेनल्टी ना लगे, तो हम ये बोलेंगे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर लो, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ऐसी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, अगर किसी कंपनी ने उनको फॉलो कर लिया तो कंपनी एकदम बेस्ट कंपनी बन जाती है। यही बात देखिए दोस्तों यहां पर लिखी हुई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशन सिस्टम है जो कि कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, गवर्न करते हैं, वो कंपनी को सजेस्ट करते हैं कि कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, हर तरह के डायरेक्टर्स का प्रॉपर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ, कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टॉप जो लेवल है,
सिर्फ वही कंपनी के हर चीज में एंगेज्ड है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि टॉप लेवल के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली स्किल्ड हैं, और कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग करी जाएगी, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो बनाएंगे, और बाकी के मिडिल और लोअर लेवल उन बनाई हुई पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, आखिर उनको भी ये लगना चाहिए कि यार कंपनी जो भी डिसीजन ले रही है ना, एटलीस्ट उसमें हमारा ओपिनियन तो मांग रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि कंपनी के अंदर अगर कोई काम करना है, कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, नेम चेंज करना है, या कंपनी को किसी भी तरह का डायरेक्टर रिमूव करना है, ऑडिटर रिमूव करना है, तो उस केस में कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है और उसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर। तो यही बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है कि सजेस्ट करता है कि कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, और कंपनी को अपने हर स्टेक होल्डर, याद रखिएगा शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में डिफरेंस होता है। शेयर होल्डर सिर्फ वो है जो कंपनी में शेयर होल्डर करता है, स्टेक होल्डर वो है जो कंपनी से रिलेटेड है, चाहे कंपनी का एम्प्लॉय है, चाहे कंपनी का वर्कर है, चाहे कंपनी का कस्टमर है, चाहे कंपनी का शेयर होल्डर है, चाहे से कंपनी का डेटर क्रेडिटर है, और चाहे से कंपनी का कॉम्पिटिटर है। हर बंदा वो कंपनी से जुड़ा हुआ महसूस करे, इस बात को भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों मीनिंग की। अब सवाल ये आता है कि सर आखिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स या फीचर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, वैसे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स और फीचर्स होते हैं, बट जो मेन प्रिंसिपल्स या फीचर्स होते हैं वो तीन होते हैं। शॉर्ट में उसको याद रखने के लिए हम लोग फैट के नाम से याद रख ले सकते हैं। फैट से सबसे पहले आता है एफ, जिसे हम बोलते हैं फेयरनेस, या हम उसे एथिकल प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है कि कोई भी कंपनी जब किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी करेगी, कोई भी काम करेगी, उसमें कोई भी अनएथिकल काम नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई कंपनी मान लीजिए अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करती है, एडवर्टाइज करती है, कंपटीशन एक्ट भी बोलता है कि मार्केट में आप बहुत ज्यादा कंपटीशन लेकर आओ, बेस्ट होगा, अच्छा होगा अगर कंपटीशन आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है कि आज अगर मैं ये बोलूं कि यार मेरा ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मोबाइल में मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स है, आप खरीद लो, ये तो ठीक है, ये एथिकल है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और सामने वाली दूसरी कंपनी जो है वो जो अब मोबाइल बना रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, उसका प्रोडक्ट बेकार है, ये अनएथिकल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसके लिए मना करता है, बोलता है कंपनी जो भी काम करेगी वो एकदम ट्रू एंड फेयर मैनर में, फेयरनेस के साथ करेगी, एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ में करेगी। और दूसरा, जब भी कंपनी कोई काम करेगी अपनी मोरल वैल्यूज को, अपने एथिक्स को हमेशा ध्यान में रखेगी। एथिक्स और मोरल वैल्यूज के खिलाफ जाकर काम नहीं करेगी। मतलब कंपनी का टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके प्रॉफिट अर्न करना है। कंपनी प्रॉफिट अर्न करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस या गलत तरीके का काम ना करे। पहला फीचर, जो पहला प्रिंसिपल आ जाता है, वो एफ से आ जाता है दोस्तों, फेयरनेस। दूसरा आ जाता है ए से, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मान लो उन्होंने कंपनी के अंदर कोई डिसीजन लिया, और मान लो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन लिया उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकला, कंपनी को उनके लिए हुए डिसीजन से फायदा हो गया, तो आप देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं कि देखो कंपनी को ये जो फायदा हुआ है वो हमने डिसीजन लिया था, इस वजह से कंपनी को फायदा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आपने डिसीजन लिया, कंपनी को फायदा हुआ, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, इस बात में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए हुए डिसीजन से कंपनी को अगर नुकसान हुआ, तो भी आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, आपकी ही अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसके लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया जिसकी वजह से कंपनी का लॉस हुआ। कंपनी के अंदर आखिर पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड है, पब्लिक के पैसे को आपने क्यों मिसयूज करा, या क्यों आपने इस तरीके का डिसीजन लिया। अगर आपका डिसीजन बोनाफाइड था, गुड फेथ में था, और ये होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अच्छा सोच के डिसीजन लिया बट लॉस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जगह छोड़कर भाग नहीं सकते हो, जवाब आपको देना पड़ेगा, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। और नेक्स्ट आता है टी से,
ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है, आज देखिए दोस्तों, आज अगर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो पैसा है, वो पैसा डायरेक्टर्स के हाथ में है, और डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि कंपनी का पैसा कहां इन्वेस्ट होगा, कहां इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में वो पैसा कंपनी के पास में आया कहां से? वो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने कंपनी को दिया। तो ये जरूरी है कि कंपनी टाइमली डिस्क्लोजर्स देती रहे कि भैया हमारी कंपनी के अंदर टोटल कितने डायरेक्टर है, क्या हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ, क्या हमने पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया, जहां इन्वेस्ट किया वहां से कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। और इसी के लिए दोस्तों एक एलओडीआर नाम का एग्रीमेंट बनता है, एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ऑल्दो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जब भी कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए जाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज उसके साथ में एक अग्रीमेंट करता है, जैसे एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बोला जाता है। उस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, जिसमें कंपनी की ये ऑब्लिगेशन होती है कि कंपनी को हर क्वार्टर के बाद में, मंथ के बाद में ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, कंपनी का कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है क्वार्टरली वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे, उन्हें पता रहे कि हमने जिस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, आखिर उस पैसे को कंपनी किस तरीके से यूज कर रही है, कोई मिस यूज तो नहीं हो रहा है। ये बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स बोलते हैं। स्टूडेंट बोलता है यहां तक समझ में आता है सर, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चल सकते हैं आगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आखिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? अगर आपको फीचर समझ में आ गए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग समझ में आ गया दोस्तों, बिलीव कीजिए आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। स्टेक होल्डर का कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड लीगल और लॉजिकल मैनर में होना चाहिए, जस्टिफिएबल मैनर में होना चाहिए, मतलब एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, अनएथिकल कोई भी काम नहीं होगा। नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफ एलओडीआर, मतलब जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं वो सभी की सभी टाइम टू टाइम कंप्लाई हो रही हैं, कोई भी उनमें से ब्रीच नहीं की जा रही है। देखो दोस्तों, आज अगर एलओडीआर को टाइम पे कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? कंप्लाई तो करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि टाइम निकल गया तो पेनल्टी के साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा। अब कंपनी पेनल्टी पे कर रही है, पेनल्टी पे कर रही है मतलब पैसा, फाइन लग रहा है, मॉनेटरी पेनल्टी, पैसा। और ये पैसा किसका है? इन्वेस्टर्स का है। तो फालतू में इन्वेस्टर का पैसा क्यों उड़ा रहे हो? बल्कि जो पैसा आपने पेनल्टी के नाम पे, फाइन के नाम पे जमा कराया, उसको कहीं इन्वेस्ट करके रिटर्न ही कमा सकते थे, कंपनी और इन्वेस्टर सबको ही फायदा हो जाता। एलओडीआर जो है उसकी सभी रूल्स रेगुलेशंस टाइम पर कंप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया ही था, कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव सभी तरह के डायरेक्टर्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसे भी कुछ लोग चाहिए जो कंपनी में डेली आते हैं, रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड हैं, और हमें ऐसे भी कुछ लोग चाहिए जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनका कंपनी से रूटीनेबल अफेयर्स में एंगेजमेंट नहीं है, जो कंपनी के लोगों को नहीं जानते। कल को अगर उनसे हम कोई सलाह लें, एडवाइस लें, तो वो एकदम न्यूट्रल होकर, बिना बायस्ड होकर, बायस नहीं होकर, एकदम न्यूट्रल होकर सच के साथ में ट्रू एंड फेयर एडवाइस हमें प्रोवाइड करेंगे। ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसे टाइम पर फुलफिल कर देना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी है और स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इवन कॉम्पिटिटर है, उसको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रहे। आज आप देखिएगा दोस्तों, रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटर रिलायंस कंपनी को ये नहीं बोलता कि इसने अनएथिकली काम करके प्रॉफिट कमाया है, नहीं बोलता। अब देखिए दोस्तों, टाटा कंपनी को अगर आप देखोगे, टाटा कंपनी और महिंद्रा कंपनी दोनों कितने बड़े राइवल्स हैं, दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर में, दोनों की कार जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन टाटा साहब अब तो चलो चले गए, लेकिन टाटा कंपनी के अभी भी जितने लोग हैं वो महिंद्रा को, आनंद महिंद्रा जी को पूरी रेस्पेक्ट देते हैं, बोलते हैं इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आनंद महिंद्रा जी भी टाटा वालों को फुल रेस्पेक्ट देते हैं। इसका मतलब है कि आपका कॉम्पिटिटर आप पे ट्रस्ट करता है, बोलता है कि ये जो भी काम करेगा
करेगा वो अपनी मेहनत के दम पर करेगा, ये अनएथिकल काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। स्टूडेंट बोलता है यहां तक की कहानी समझ में आती है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर बार बार आप ये फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिव्स ये क्यों बता रहे हो, रिवीजन करा रहे हो सर, जल्दी जल्दी से कोर्स करा दो ना, जल्दी जल्दी चैप्टर करा दो। देखिए मेरे दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें ही कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और डायरेक्टली कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा स्टडी मेट 100% कवर करते हुए चलेंगे। बात आती है फीचर्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी रहनी जरूरी हो जाती है कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है। अच्छा, अब एक चीज बताइए दोस्तों, अभी मैं आपको ना यहाँ पर पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम पर जितनी भी पॉलिसीज हैं या जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो गाइडेंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं, अब सोचिए, अब सोचिए दोस्तों, ऐसी गाइडलाइन जो इंडिया की सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए और इंडिया की सभी कंपनीज को फायदा दें, क्या आप ऐसी गाइडलाइन बना सकते हो? क्या कोई आम इंसान ऐसी गाइडलाइन बना सकता है? नहीं। ऐसी पॉलिसीज बनाना जो इंडिया की सभी कंपनीज के फायदा ही करे, कोई कंपनी उसको फुल फॉलो कर ले, फायदा ही होगा। बड़ा मुश्किल काम है दोस्त। हाईली एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट के लोग बना सकते हैं। आपको पता है जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है कि कंपनी में ये होना चाहिए, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव इतने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने होने चाहिए, जब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस बनाई जा रही थी तब बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। पढ़ाऊंगा कुछ कमिटीज को, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारी कमिटीज बनी थी। इस बिजनेस वर्ल्ड के जो बड़े बड़े टाइकून है, कुमार मंगलम बिरला, नारायण मूर्ति, उनसे एडवाइसेस ली गई थी, उनके रिकमेंडेशंस लिए गए थे, और उसके बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशंस को बनाया गया था। आज के टाइम पे इंडिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस दुनिया का सबसे बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, उसको बनाने वाले जो लोग हैं बहुत ही प्रूडेंट, वाइजर, बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही पार्टिसिपेटिव। उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरीके से बनाया है कि शेयर होल्डर को भी लगता है कि कंपनी में जो डिसीजन लिया जा रहा है ना, उसमें मेरा भी पार्टिसिपेशन है। जनरल मीटिंग में एसआर पास करवा के कंपनी में काम करने से पहले मेरी भी अप्रूवल ली गई थी। नेक्स्ट आ जाता है एनहांसिंग वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज। ऑब्वियस बात है यार दोस्तों, एक बात बताइए, आज एक कंपनी है ए नाम की और एक कंपनी है एक्स नाम की। ए कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं करती और एक्स नाम की कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है। मुझे यह बताओ दोस्तों आज आप कि कौन सी वाली जो कंपनी है उसकी वैल्यू ज्यादा है आपकी नजरों में? सर ऑब्वियसली जो कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है उसकी वैल्यू मेरी नजर में ज्यादा है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, इनोवेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है कि देखो, अगर आज कंपनी को लॉन्ग टाइम में सरवाइव करना है, अगर आज आपको अपनी फील्ड का एक लीडर बनना है, तो जरूरी है जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को चेंज करते चले जाओ, इनोवेशन लाकर चले जाओ, क्योंकि आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। जो भी कंपनी काम करे वो प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर में करे, और जितने भी रूल्स रेगुलेशन या लॉ बने हुए हैं, कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ, फेमा, जितने भी लॉ बने हुए हैं उन सबको फॉलो करते हुए चले। एंड स्टेक होल्डर रिकॉग्निजेशन, इसका मतलब होता है कि स्टेक होल्डर को रिकॉग्नाइज करना, मतलब कंपनी में कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो एक बार उनसे जरूर पूछ लेना, ताकि उनको ऐसा लगे कि यार ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी में वैल्यू ही नहीं है, नहीं, कंपनी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंस देती है। ये इसके फीचर्स हो जाते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, ट्रिपल बॉटम लाइन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोबारा से आएगा इसी चैप्टर में जब मैं आपको सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्रिपल बॉटम लाइन को अलग से भी पढ़ा रहा हूं यहां पर जानबूझकर। देखो बच्चों, ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का बिजनेस कॉन्सेप्ट है, और ये बोलता है कि हर कंपनी को, हर बिजनेस को 3 चीजों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? एक तो सोशल सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सोशल सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब ये, देखिए थ्री, हम इसे 3 अप्रोच बोलते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन जो है ना, ट्रिपल बॉटम लाइन जो है, इसको हम 3 अप्रोचेस बोलते हैं बिजनेस वर्ल्ड में।
ठीक है, थ्री अप्रोचेस। और इसको कभी कभी थ्री पीज के नाम से भी बोला जाता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है, थ्री पी क्या होता है वो बताओ, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है ये बताओ, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बोलना है ट्रिपल बॉटम लाइन एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर थ्री पीस का यूज किया जाता है, तीन अप्रोचेस का यूज किया जाता है। एक अप्रोच है इकोनॉमिक अप्रोच, एक अप्रोच है इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल अप्रोच, और एक अप्रोच है सोशल अप्रोच। क्या मतलब है इनका, आराम आराम से समझते हैं। थ्री पी का मतलब क्या है? थ्री पी में से एक पी है जिसका मतलब है प्रॉफिट। वो ये बोलता है कि देखो, हम ये मानते हैं कि कंपनी जो भी काम करेगी, अपने कंपनी जो प्रोडक्ट्स है वो रीजनेबल प्राइस के होने चाहिए, ना महंगे ना सस्ते, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर जब प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज करे तो उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैंने जितना पैसा खर्च किया उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट मैंने यूज भी करा है। लेकिन ये भी जरूरी है कि कंपनी प्रॉफिट में रहे। आज कंपनी बहुत बढ़िया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखती है, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, अगर कंपनी लॉस में है, तो वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो सोशल अप्रोच, सॉरी, इकोनॉमिक अप्रोच क्या बोलता है कि कंपनी के जो डिसीजंस हैं, कंपनी जो भी डिसीजन ले रही है, अंततः एट द एंड उसे इस बात का ध्यान रखना है कि कंपनी खुद प्रॉफिट में होनी चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो लॉस में चली जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। पहला पी हो गया। दूसरा पी आ जाता है प्लानेट। प्लानेट का मतलब है कि आज के टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिनकी वजह से हैजार्डस गैसेस निकलती हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। लेकिन कंपनीज की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर टूल्स यूज कर रहे हैं कि जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। या तो कोई पाइपलाइन बिछाई हुई है फैक्ट्री के अंदर, और वो जितना भी पॉल्यूशन है, गैसेस हैं, उस पाइपलाइन से किसी एक खाली जगह पर जा रही हैं जहां दूर 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 तक लोग रहते नहीं हैं, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। या फिर जो कचरा है उसको अलग अलग बॉक्सेस में ले जाकर और कहीं पे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। मतलब प्लानेट को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट को मत काटो, सॉइल को मत खराब करो, ये नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो पी आता है दोस्तों, वो पी आ जाता है आपका पीपल। पीपल का मतलब हो जाता है सोशल अप्रोच, कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हो वो सच में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, ना महंगा ना सस्ता, रीजनेबल। उस प्रोडक्ट की जितनी वर्थ है उतनी उसकी प्राइस होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप भी देखो दोस्तों, आपके मम्मी पापा भाई बहन, इवन आप अगर मार्केट में कुछ खरीदने जाते होंगे तो आप दुकानदार से बोलते होंगे, भैया 2 रुपए ज्यादा ले लेना पर क्वालिटी मेरे को अच्छा देना। तो ये जरूरी है कि जो भी इंडस्ट्री जो है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सोशल सिक्योरिटी को डैमेज ना करे, बल्कि उनके अच्छे के लिए काम करे, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्विसेज दे। और दूसरा इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसी, देखो यहां पर मैं आपको CSR पढ़ाऊंगा कि लिस्टेड कंपनी, या फिर वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ या उससे ज्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, या फिर वो कंपनी जिसके नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। या तो कंपनी लिस्टेड है, और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो इन तीनों में से अगर किसी भी कंडीशन में फुलफिल फॉल हो रही है, तो फिर उस कंपनी को जो उसका पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट है, पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका कम से कम 2% CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे चैरिटी करनी पड़ती है, एक तरह से डोनेशन देना पड़ता है, ताकि जो पब्लिक, जो जो सोसाइटी है, जो पीपल है, उनका वेलफेयर हो सके। आ रही है मेरी बात समझ में? मैं दोबारा से बोलता हूं, ये बात सेक्शन 135 के अंदर भी आती है और शेड्यूल 7 में आती है। कहां पर आती है? शेड्यूल 7 में आती है। मैं दोबारा से बोलता हूं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं और उनको अपना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट, चैरिटी करना जरूरी होता है। अब कौन सी कंपनीज हैं? या तो वो लिस्टेड कंपनी है, और अगर लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो इन तीन में से किसी भी कंडीशन में फॉल हो रही है। या तो उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। इनमें से अगर किसी भी कंडीशन में फॉल हो रही है, तो उसको अपने पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका कम से कम 2% कंट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। अब सवाल ये आता है कि सर कंट्रीब्यूट कहां पर करें?
सवाल ये आता है कि कंट्रीब्यूट कहां पर करें, मतलब किस तरीके का कंट्रीब्यूशन एकदम वैलिड कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और ये माना जाएगा कि अगर कंपनी ने अपने पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, अगर उसका कंट्रीब्यूशन किया तो ये वैलिड कंट्रीब्यूशन किया। देखिए उसको या तो आप गरीबी हटाने के लिए रूरल एरिया में जाकर आप डोनेशन दो, ताकि लोगों की गरीबी पावर्टी जो है वो हट सके, या उनका सैनिटेशन मतलब साफ सफाई हो सके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल बनवा दो, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च करो जिनको रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंबानी साहब के पास में चले गए और वहां पर जाकर बोला आपके बच्चों की हेल्थ के लिए मैं हॉस्पिटल खोल देता हूं। अबे अंबानी को जरूरत ही क्या है भाई, रूरल एरिया में जाओ, वहां पर जाओ जहां गरीब लोग हैं, जहां वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ना करे कंपनी कि कंपनी बोले कि देखो मेरे जो एम्प्लॉइज है ना, मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोनस दे दिया, यही मेरा सीएसआर है। बिल्कुल भी नहीं, आपके एम्प्लॉइज आराम से सैलरी कमाते हैं। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कोई बेनिफिट दे रही है और अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देकर बोल रही है कि मैंने सीएसआर कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, इसको वैलिड नहीं माना जाता है। तो या तो क्या कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, आर्मी के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, नेशनल हेरिटेज आर्ट कल्चर को बचाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, रूरल एरियाज के अंदर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ओलंपिक को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर पैसा डाल रहे हो, क्योंकि एट द एंड वहां उस फंड से भी गरीबों के फायदे के लिए पैसा यूज में होता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा यूज कर रहे हो तो वो वैलिड सीएसआर माना जाता है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन वैलिड सीएसआर कंट्रीब्यूशन माना जाता है, तो वो ये है। और अगर क्वेश्चन आ जाए ये बात कहां लिखी हुई है, कहां पर लिखा हुआ है कि ये कंट्रीब्यूशन वैलिड सीएसआर कंट्रीब्यूशन है, शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्टूडेंट बोलता है सर अपन को ये बात समझ में आ गई, अभी तक अपन को ये समझ में आ गया कि सीएसआर का मतलब क्या होता है, और सर ये भी समझ में आ गया किस कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है, कितना कंट्रीब्यूट करना है, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। याद रखिएगा ये कम से कम जो 2% है, ये बिफोर टैक्स है, टैक्स के बाद में इसका 2% से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ये। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है सर ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको सीएसआर का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। तो उस केस में दोस्तों आप लिखकर आ सकते हो, आप लिखकर आ सकते हो कि अगर कंपनी अपने इसलिए सीएसआर कर रही है ताकि उसके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो जाए, तो भाई साहब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, डोनेशन नहीं दे रहे हो आप। या फिर मानकर चलो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है कि कंपनी को ये काम करना ही पड़ेगा, कंपनी बोल रही है मैं ये कर देती हूँ, ये लॉ फुलफिल कर देती हूँ, बोल दूंगी मैंने सीएसआर किया। नहीं नहीं, सीएसआर चैरिटी है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट की कोई दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, ऑब्लिगेशन, वो अलग है, उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो वो अलग है। ये आपको डोनेशन देना है, चैरिटी देकर आनी है। कंपनी अपने ही एम्प्लॉइज को बेनिफिट दे रही है, नहीं नहीं, वो सीएसआर के नाम पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी कांग्रेस को चैरिटी देकर आ रहे हो और बोल रहे हो मैंने सीएसआर कर दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा बाबू। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर ये सीएसआर क्या होता है आपने मुझे ये बता दिया, ये सीएसआर क्या होता है आपने मुझे ये बता दिया, किस कंपनी को करना जरूरी है आपने ये बता दिया, कहां करना जरूरी है आपने ये बता दिया। पर सीएसआर जब कोई एक्चुअली में करती होगी कंपनी, तो कुछ तो स्टेप होता होगा, बिल्कुल स्टेप होता है। लेट सपोज आप मानकर चलो कि आज रिलायंस कंपनी है, मानकर चलो कि आज रिलायंस कंपनी है, स्टेप क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। देखो रिलायंस कंपनी सबसे पहले ना ये डिटरमाइन करेगी कि आखिर मेरे को सीएसआर करना कहां पर है। क्या मेरे को गरीबी हटाने के लिए सीएसआर करना है, या मुझे विमेन एम्पावरमेंट के लिए सीएसआर करना है, या मुझे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सीएसआर करना है, या मुझे सैनिटेशन के लिए पीएफ। एक एरिया डिटरमाइन करना, तो सबसे पहले एरिया डिटरमाइन किया जाएगा, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर सीएसआर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया जाएगा। सर कैसे इवेल्युएट करते हैं डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। इवेल्युएट करने का मतलब है कि टोटल कितना पैसा कंट्रीब्यूट करें, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो पैसा दे दिया ये सोचकर कि बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज में आएगा, वहां पढ़ाई में यूज में ही नहीं आ रहा है, तो इवेल्युएट करना।
फिर उसे प्रॉपर, अभी तक आपने डिसाइड करा मुझे गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए मुझको सीएसआर करना है, और ये वाला जो अनाथालय है वहां पर दे पैसा मुझे डोनेट करना है, तो एक्चुअली मैं उसे इंप्लीमेंट करूं। इंप्लीमेंट करने के बाद में मॉनिटर करूं कि आपने जिस सोच के साथ में ये चैरिटी दी थी, डोनेशन दिया था, क्या वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, आखिर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो अगर बाई चांस आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है सीएसआर के स्टेप्स बताओ, तो ये स्टेप्स आप लिखकर आ सकते हो। अब यहां पर एक सवाल आता है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक सवाल ये आता है, सपोज कीजिए सर आज एक कंपनी है, ए कंपनी, और ए कंपनी ये बोलती है, आज एक कंपनी है, ए कंपनी, मान के चलिए दोस्तों कि ए नाम की कंपनी है, और ए नाम की कंपनी बोलती है कि यार मेरे को सीएसआर करना है, और मैंने खुद ने एक अपना फाउंडेशन बनाया हुआ है। जैसे मैं कंपनी में काम करता था, लूमेक्स कंपनी में, तो लूमेक्स कंपनी ने खुद ने अपना एक चैरिटी फाउंडेशन बनाया हुआ था सागर नाम से, और वहां पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था, ये सब होता था, और वो सीएसआर का भी यहीं पे कंट्रीब्यूशन दे देते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने अपना खुद का फाउंडेशन ओपन किया हुआ है, और वो किसी बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जानवरों के लिए, किसी भी लिए काम कर रहा है, वहां डोनेशन दे दिया, वो भी वैलिड है। मान के चलो बी नाम की कंपनी है, वो ये बोलती है मेरा खुद का कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन किसी और का फाउंडेशन है, सलमान खान का बीइंग ह्यूमन है, मैं वहां पे चैरिटी करके आ जाऊं, वहां भी करके आ सकते हो। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लो एक कंपनी है, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है, ये बोलते हैं कि यार हम लोग अलग अलग चैरिटी करेंगे, हम लोग अलग अलग डोनेशन देंगे, क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा पैसा हो जाएगा, एक साथ में हम एक ही पर्टिकुलर पर्पस के लिए ज्यादा डोनेशन करेंगे तो बेटर हो जाएगा। ये भी कर सकते हो, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, सीएसआर इसके लिए भी अलाउ करता है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहाँ तक की कहानी पूरी तरीके से 100% तरीके से समझ में आ गई, चलते हैं आगे। अब मैंने आपको बोला था जब सीएसआर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया जाता है, इवेल्युएशन ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट, जब सीएसआर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया जाता है दोस्तों, तो उससे पहले, इवेल्युएशन से पहले भी मतलब जब सीएसआर का एक्चुअली में खर्चा किया जा रहा है, उससे पहले भी इवेल्युएशन किया जाता है, उसके बाद भी किया जाता है। उससे पहले क्या किया जाता है कि भाई हम किस तरीके के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, कि मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, बुजुर्गों के लिए, विमेन के लिए, सैनिटेशन के लिए, किस चीज के लिए, फिर कितना कंट्रीब्यूशन देना है, फिर कितना कंट्रीब्यूशन देना है, क्या ये कंट्रीब्यूशन अकेले दे रहा हूं या मेरे साथ में और भी कंपनीज हैं, इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, औरतों को मिलेगा, क्या मैं टेक्निकली इतना फीजिबल हूं कि मैं ये डोनेशन, मैंने सोच तो लिया कि मैं बच्चों के सैनिटेशन के लिए डोनेशन दूंगा, टेक्निकली मेरे पास में इतने लोग हैं कि मैं वो काम कर सकूं, और फाइनेंशियली फिजिबल पैसा है कि नहीं है, ये सब चीजें पहले देखना, कितना इंप्लीमेंटेशन टाइम लगेगा, ये होता है एक्चुअली में सीएसआर का खर्चा करने से पहले इवेल्युएट करना कि मैं कैसे कैसे करूंगा। और जब एक बार आपने सीएसआर का खर्चा कर दिया, उसके बाद में जो मेन आता है वो आता है मॉनिटरिंग, की चेक करना कि भैया मैंने जो खर्चा किया उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, क्या उसकी वजह से अब कुछ करेक्टिव एक्शंस आए हैं, क्या वो उससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, टाइम पर वो इंप्लीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ, कहीं कोई डिले तो नहीं हुआ, ये आ जाता है दोस्तों सीएसआर का। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? अब इस सीएसआर प्रोजेक्ट के अंदर एक दो चीजें और आ जाती हैं, और वो एक दो चीजें और क्या है, देखो एक तो होता है, लेट सपोज आज रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी बोले कि यार मैं गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा डोनेट करूंगी, और वो ये बोले मैं डायरेक्टली खुद ही इंप्लीमेंट करवाऊंगी, ये गरीब बच्चों की ड्रेसेस बनवाना, उनके स्कूल की कॉपी और बुक्स लेकर आना, पेन पेंसिल लेकर आना, फिर उनमें बंटवाना, देखना कितना पढ़ रहे, मैं खुद ही डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करूंगी, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन बाय दी कंपनी। रिलायंस कंपनी ऐसा भी कर सकती है, इसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। या फिर रिलायंस कंपनी ये बोल सकती है कि मैं डायरेक्टली खुद इंप्लीमेंट नहीं करूंगी, बल्कि ऐसी कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं, कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज बनी हुई हैं जिनका काम है कि कंपनीज के ब्याप पर उनके सीएसआर एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना। रिलायंस कंपनी ने मान लो एक एबीसी नाम की एजेंसी को पैसा दे दिया, और बोला पर्टिकुलर एरिया में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है, और वो कंपनी बोली हम तो एक्सपर्ट हैं, यही हमारा बिजनेस है, हम आपके बिहाफ पर इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, जो हमारी फीस होगी वो फीस ले लेंगे। तो इसका मतलब है जो सीएसआर प्रोजेक्ट है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, या तो वो कंपनी खुद
डायरेक्टली खुद कर दे या फिर कंपनी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवा दे। दोनों ही केसेस में कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कंपनी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन खुद से कर रही है, कंपनी रिलायंस कंपनी खुद से मान लो डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन कर रही है, तो फिर उस केस में एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो फ्लेक्सिबल, कि कंपनी है बोल रही है यार मेरा पैसा, मेरे लोग, मेरी सोच, मेरी मर्जी, मैं जो डिसीजन लूं वो ले लूं, फ्लेक्सिबल है। वो रिलायंस कंपनी बोलेगी कि मैं अपनी कंपनी के लोगों को भेजूंगी और बोलूंगी चेक करो सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेटर सुपरविजन, डिसीजन मेकिंग जल्दी से हो पा रही है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? जल्दी से हो पा रही है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं दोस्तों। रिलायंस कंपनी के वो लोग जो रिलायंस कंपनी के ऑफिस में बैठकर कुछ प्रोडक्टिव काम करते, जहां से रिलायंस कंपनी को और उसके शेयर होल्डर इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलता, तो टेक्निकल इंजीनियर लोग, वो बेचारे वहां गांव गांव में रूरल एरिया में जाकर, उनको क्यों इन्वॉल्व, मैन पावर इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो लोग रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, वो यहां पर आकर चैरिटी कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये प्रोडक्टिव नहीं है, बट क्यों उनको कराया जा रहा है? मैन पावर वहां इन्वॉल्व हो गई, आपकी कंपनी का काम ठप्प पड़ गया। लैक ऑफ डोमेन नॉलेज, उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, वो कहाँ चैरिटी करना इतना अच्छे से जानते हैं, उनको नॉलेज है अपना कंप्यूटर चलाने की। अच्छा, ये जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसका 80G में टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। 80G में टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बायस्ड हो जाए। जैसे सपोज करो आज एग्जांपल के तौर पे रिलायंस कंपनी है और वो ये बोले कि यार मैं क्यों किसी और गरीब बच्चों को डोनेशन करवाऊं, मैं ऐसा ना करूं कि जो मेरा कस्टमर है मैं उसके ही बच्चों को डोनेशन करवा दूं, एट द एंड कम से कम वो मेरे को बिजनेस तो देगा। बायसनेस आ सकती है। ऐसा भी आ सकता है जो करेक्टिव एक्शंस है उनको प्रॉपर नहीं किया जा रहा है क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज को उतनी नॉलेज ही नहीं है, उस एरिया की नॉलेज ही नहीं है। हाँ, कॉस्ट कम लग रही है ये फायदा है, लेकिन नॉलेज ही नहीं है तो कॉस्ट कम लगने का कोई मतलब ही नहीं बना। थर्ड पार्टी से अगर इंप्लीमेंट करा रहे हो उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। अब क्या एडवांटेजेस हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी का मेन धंधा ही यही है कि कंपनी के व्याप पर सीएसआर को इंप्लीमेंट करना, उन्हें एक्सपर्टीज है इस बात की, उन्हें बेटर सुपरविजन है कि भैया वो जाकर वहां पर प्रॉपर तरीके से क्योंकि उनके पास में बहुत सारे लोग हैं एजेंसी के पास में जो यही काम करते हैं, तो वो हर किसी का काम डिवाइड कर देंगे, सुपरविजन बहुत अच्छे से होगा। वो लोग अनबायस्ड हैं, सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेशन, वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर लेंगे इस चीज को। और हम उनसे चाहें तो हम उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। मान लो वो हमसे बोल रहे हैं कि भैया हम तो 1 लाख रुपए लेंगे, रिलायंस कंपनी से बोल रहे हैं हम तो 1 लाख रुपए लेंगे आपके बेhalf पर ये इंप्लीमेंट करने को। रिलायंस कंपनी बोल रही है सुनो 70,000 में डन करो यार। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें तो लग रहा है थर्ड पार्टी अच्छे से सुपरविजन करेगी, हम वहां पर जाकर देखा तो पता चला वो तो भाई साहब सो रहे हैं, कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी हमें बोल रही है कि हमें इस चीज की बहुत अच्छी नॉलेज है, वो एजेंसी अभी नई नई ही स्टेब्लिश हुई है, नया नया स्टार्टअप है, उनको नॉलेज ही नहीं है। 80G का टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं है। मान लो कि जहां पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पे उन्हीं के ही बच्चे पढ़ते हैं, वो बायस हो गए जानबूझ के क्योंकि खुद बेनिफिशियरी है, अपने बच्चों को ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गए। मान लो वो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर बच्चों के जो पेन आए थे और बच्चों की जो ड्रेस आई थी वो आई थी 2 लाख की, आई थी भले ही से 50,000 रुपए की। तो ये नुकसान भी हो सकते हैं सीएसआर के। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, तो अभी तक मेरे को सर ये समझ में आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और ट्रिपल बॉटम लाइन, ये चीज मेरे को यहां तक समझ में आ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड मैनेजमेंट है, उनको लेकर कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर दोस्तों, ये पूछी जा सकती है एक बार, शायद तक ये एग्जाम के अंदर पूछी भी गई थी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। ये बोल रहा है एक थ्योरी है स्टीवर्डशिप थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, स्टीवर्ड जो शब्द है ना उसका मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो
प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे बताइए कंपनी की जितनी भी असेट्स हैं, आखिर उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है? सर कंपनी के डायरेक्टर। तो कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी का स्टेवॉर्ड बोला जाता है और इसी को स्टेवॉर्डशिप थ्योरी बोली जाती है। एजेंसी थ्योरी, मुझे बताइए क्या कंपनी के डायरेक्टर एक तरह से कंपनी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और क्या उनका यही एक मेन एम है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे उसमें स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए? हाँ, इसे एजेंसी थ्योरी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर थ्योरी। ये बोलता है कि डायरेक्टर्स जो हैं ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक बैलेंस बनाकर रखें कि जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे से किसी स्टेक होल्डर ने कंपनी के अंदर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और चाहे से किसी ने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10,000 वाले इन्वेस्टर को ऐसा लगे कि मेरी कंपनी में इंपॉर्टेंस नहीं है। डायरेक्टर हर किसी के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखेंगे। स्टेक होल्डर थ्योरी। और लास्ट आता है ट्रस्टीशिप थ्योरी। एक बात बताइए, कंपनी के अंदर जितना भी पैसा बाहर से आया, इन्वेस्टर्स ने डिपॉजिट किया, लोन का पैसा, कंपनी में जितना भी पैसा आ रहा है, आखिर उस पैसे को प्रॉपरली मैनेज कौन कर रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है? सर डिसीजन ले रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर। तो क्या कंपनी के डायरेक्टर एक तरह से कंपनी के ट्रस्टी हैं क्योंकि उनके पास में कंपनी का पूरा पैसा है? जी हाँ, इसे बोला जाता है ट्रस्टीशिप थ्योरी। क्लियर है दोस्तों? ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमिटीज के बारे में। देखिए दोस्तों, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमिटीज हैं उसमें एक एड्रियन कैडबरी कमिटी है। मैं शॉर्ट में इसको बताऊंगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक कमिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, कमिटी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन वैसे कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। एक है एड्रियन कैडबरी कमिटी। इस कमिटी को यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वहां की अथॉरिटी ने बनाया था। जैसे इंडिया की अथॉरिटी कौन है? सेबी। उसी तरह से यूएसए की अथॉरिटी कौन है? एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। उन्होंने इस एड्रियन कैडबरी कमिटी को बनाया था। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि ऑडिट कमिटी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के अंदर होनी चाहिए और किसी में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला था कि कंपनी का जो एक्सटर्नल ऑडिटर है और कंपनी का जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स को जरूर से अटेंड करे, वोट नहीं दे पर मीटिंग जरूर से अटेंड करे। उन्होंने बोला था कंपनी की जो ऑडिट कमेटी है ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी में जो भी ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है उस ऑडिटर के टर्म्स, कंडीशन, सैलरी, इन सब चीजों को डिसाइड करना। हालांकि इस एड्रियन कैडबरी कमेटी की ज्यादा रिकमेंडेशंस को इतना कंसीडर नहीं किया गया। एक राहुल बजाज कमेटी थी जो कि इंडिया का ही था। इंडिया का सीआईआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इस कमेटी को बनाया था। इसने भी देखो, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया जा रहा था ना, तब बिजनेस टाइकून से उनकी रिकमेंडेशंस ली जा रही थी, उनके लिए अलग अलग कमिटीज बना दी गई थी। बहुत सारी कमिटी बनी थी पर ऐसा नहीं है सभी कमिटीज की रिकमेंडेशन को माना गया था। राहुल बजाज कमेटी की भी रिकमेंडेशन को ज्यादा नहीं माना गया था। इसने बोला था कि वो कंपनीज जिनके टर्नओवर 100 करोड़ है या पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, कोई सी भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, चाहे टर्नओवर 100 करोड़ है या पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज के अंदर ऑडिट कमिटीज बननी चाहिए। जो ऑडिट कमिटी होगी उसका काम होगा ये चेक करना कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंपनी का ऑडिटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो ऑडिट कमिटी है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के साथ में ये डिसाइड करेगा कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए। पर इस कमिटी को भी ज्यादा रिकमेंडेशन इसके ध्यान से कंसीडर नहीं किए गए। नेक्स्ट आता है के आर चंद्रात्रे कमेटी। ये भी इंडिया की कमेटी है, इसने भी रिकमेंडेशंस दिए थे, इसके भी रिकमेंडेशन को ज्यादा नहीं माना गया था। इसने बोला था पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ है तो कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और जो ऑडिट कमेटी होगी वो ये देखेगी कि आखिर कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल्स लगेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो लगेंगे वो कैसे लगेंगे, क्या सिस्टम होगा, उसको भी नहीं माना गया। हाँ, इनको माना गया था। ये कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो है दोस्तों, ये कुमार मंगलम बिरला कमेटी इंडिया की सेबी ने बनाया था और इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आज भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मानी जाती हैं। इन्होंने बोला था कि इंडियन कंपनीज के अंदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों तरह के डायरेक्टर्स का होना जरूरी होता है। पर इन्होंने बोला था अगर कंपनी के अंदर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो टोटल जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है उसका हाफ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला था वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल
10 करोड़ और नेटवर्थ 25 करोड़ है, उनको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसीज फॉलो करना जरूरी है। बाकी वो कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ नेटवर्थ 25 करोड़ नहीं है, उनको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना जरूरी नहीं है। उनके लिए सजेस्टिव है, सजेशन है, कर लो तो बढ़िया है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी होना कंपनी के अंदर कंपलसरी है। ऑडिट कमिटी के अंदर कम से कम 3 मेंबर होना जरूरी है, वो तीनों के तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होना जरूरी है, और मेजॉरिटी उनमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होना जरूरी है। क्लियर है? उनमें से कम एक डायरेक्टर जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब है उसे पी एंड एल बैलेंस शीट ये पढ़ना आता हो, समझ बनाना नहीं, समझना आता हो। और ऑडिट कमिटी 3 साल में कम से कम एक बार मिलेगी। उन्होंने बोला था रेम्युनरेशन कमिटी कंपनी के अंदर अलग से होनी चाहिए, है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी बनाई गई है। उन्होंने बोला था एक सेपरेट कमिटी होना चाहिए जिसका काम है इन्वेस्टर की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। आज वो कमिटी है जिसको इन्वेस्टर रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी बोला जाता है। तो बेसिकली इनकी बोली गई बहुत सारी बातों को दोस्तों माना जाता है। जो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी वो ये बोला था कि इन कमिटीज का जो चेयरमैन है वो बाकी अदर कमिटीज में मैक्सिमम 10 कमिटीज में मेंबर हो सकता है और 5 कमिटीज में चेयरमैन हो सकता है। इसको याद रख लीजिएगा। हालांकि ये आपके कोर्स में उतना नहीं है, पर बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए कि एक कमिटी का जो चेयरमैन है वो मैक्सिमम 5 कमिटी का चेयरमैन बन सकता है और 10 कमिटी का मेंबर बन सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ कमिटीज थी जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से कुमार मंगलम की रिकमेंडेशंस को माना गया था सबसे ज्यादा। ऑल्दो बहुत कम चांसेस है एग्जाम के अंदर कमिटीज के बारे में पूछा जाए, पर फिर भी पूछा जाए तो अपन ने रिवाइज कर ली है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है और वो ये बोलता है कि देखो वो कंपनी जिसके ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल होता है, देखो वो कंपनी जो या तो लिस्टेड है और अगर अनलिस्टेड है तो तीन में से किसी भी कंडीशन में फॉल होती है, उसको सीएसआर करना जरूरी है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करना जरूरी है। पहली बात। दूसरी बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ कंपनीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन सी कंपनी सही से फॉलो कर रही है, कौन सी कंपनी सही से फॉलो नहीं कर रही है, ये इस बात के लिए अगर कंपटीशन नहीं होगा तो लोग अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पे, आज आप मान लो सीएमए का एग्जाम दे रहे हो, मान लो कि मार्केट में कंपटीशन नहीं हो, मार्केट में ये ना बोला जाए कि जो बच्चा रैंक लेकर आएगा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेगा या जो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा उसको जॉब के अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये ना बोला जाए तो आप बोलोगे ठीक है ना, आराम आराम से पास हो जाएंगे ना, 25 अटेम्प्ट लग जाएं तो लग जाने दो ना, एट द एंड तो नौकरी मिल। कंपटीशन की भावना ही नहीं है ना अंदर से। आप और सुधार और इंप्रूवमेंट और बेहतर के लिए काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन की भावना नहीं आ रही है। गवर्नमेंट बोलती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज फॉलो कर रही हैं। कौन सी कंपनी बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है, कौन सी कंपनी बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है, इस बात के लिए हम एक काम करते हैं, हम रेटिंग्स देते हैं। इस कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया से फॉलो किया, इसको ए प्लस रेटिंग, इसको ए रेट, ऐसे रेटिंग देते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर अगर रेटिंग दी जा रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिस पर रेटिंग दी जा रही है, तो कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे ना, कुछ असेसमेंट क्राइटेरिया भी तो होगा ना, कि आखिर इन फैक्टर्स को असेस करने के बाद में क्या क्राइटेरिया है कि भैया इन इन बेसिस पर जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बढ़िया रेटिंग, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको अच्छी रेटिंग नहीं दी जा रही है। ऐसा क्या क्या है? एक है बोर्ड स्ट्रक्चर एंड बैलेंसिंग, कि कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्टिमम है कि नहीं है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव हर तरह के हैं कि नहीं है। शेयर होल्डर्स राइट्स एंड कंपनसेशन, कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनके प्रॉपर राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कंपनी के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कंपनी का जो ओनरशिप है, कंट्रोल है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंपनी में प्रोफेशनलिज्म तरीके से काम होता है कि नहीं होता, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर है कि नहीं है, कंपनी की मार्केट प्राइस बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट तो नहीं होती है, स्टैग्नेट है कि नहीं है, कंपनी लॉ को फुलफिल करती है कि नहीं करती है, क्या कंपनी जो है वो डिविडेंड का शेयर होल्डर्स को पे आउट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई डायरेक्टर जिसका
खुद का ही कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट है, उसी को ही डिसीजन लेने के लिए छोड़ दिया गया है। कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, कंपनी रिस्क को मैनेज कर रही है कि नहीं कर रही, कंपनी के इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस को, प्रॉब्लम्स को, ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, ग्रीवेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, कंपनी की इन्वेस्टर की प्रॉब्लम को रिड्रेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, कस्टमर की ग्रीवेंस प्रॉब्लम को रिड्रेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ना। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कंपनी सही से चैरिटी कर रही है कि नहीं कर रही, इन सब क्राइटेरियाज को असेस करने के बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स दी जाती है। इसके अलावा एक और रेटिंग होती है, इसे बोला जाता है ईएसजी रेटिंग। सर ईएसजी क्या है? ई से होता है एनवायरमेंट, जो मैंने बताया था प्लानेट, कि कंपनी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी प्रोडक्शन कर रही है उससे जो भी हैजार्डस गैसेस पोल्यूशन हो रहा है उसको सही से डिस्पोज ऑफ करो। एस का है सोसाइटी, मतलब पीपल, कि आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट दोगे और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर जरूर करोगे। और जी का मतलब है गवर्नेंस, की रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। इसके बेसिस पर भी रेटिंग दी जाती है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फैमिली ओन्ड बिजनेस, फैमिली ओन बिजनेस, देखो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स आपने देखे होंगे, और आज के टाइम पर, पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पर ये जरूरी नहीं था कि कंपनी के सेंस में, नॉर्मली पार्टनरशिप के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये बहुत होता था। कंपनी के केस में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था दोस्तों, कंपनी के केस में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था कि फैमिली ओन्ड बिजनेस है, कि पूरी की पूरी फैमिली जो है, पहले दादा, पहले परदादा, फिर पिताजी, फिर बेटा, फिर उसके छोटे बच्चे एक ही बिजनेस को चला रहे हैं। अब ऐसा काफी देखा जाने लगा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर देखा जाने लगा है। फैमिली ओन बिजनेस के कुछ फायदे भी होते हैं, फैमिली ओन बिजनेस के कुछ नुकसान, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब फायदे क्या होते हैं? एक तो फायदा होता है कमिटमेंट, पैशन एंड डेडिकेशन। आज एक चीज बताइए, मेरा बिजनेस है मोहित बंसल क्लासेस, आज मैं किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड किसी पर्सन को लेकर आता हूं और अपने बिजनेस को संभालने के लिए बिठाता हूं और उसको मैं सैलरी देता हूं, क्या वो उतने कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करेगा, पैशन से काम करेगा? वो सिर्फ इसलिए काम करेगा उसे सैलरी मिल रही है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे बच्चे हैं या मेरे भाई बहन हैं, है ना, मेरी फैमिली है, अगर वो मेरे बिजनेस को संभालेंगे तो मुझे उन पे ज्यादा ट्रस्ट है, मुझे उन पर ज्यादा भरोसा है, म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत है। और दूसरा, वो बहुत ही कमिटमेंट के साथ में काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो भी मालिक हैं, वो जल्दी से डिसीजन ले पाएंगे। और डीप इंडस्ट्री इंसाइट, देखो एक कहावत है कि मगरमच्छ के बेटे को पानी में तैरना नहीं सिखाया जाता, है ना। उसी तरीके से अगर आज मान लीजिए कोई बिजनेस है, मेरे पापा, मेरे दादा उसको करते थे, बड़े भैया उसको करते थे, उस बिजनेस की नॉलेज बाय डिफॉल्ट मेरे को आ ही जाएगी और इंटरनल नॉलेज आ जाएगी। तो ये इसके फायदे हैं फैमिली ओन बिजनेस के, पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला नुकसान होता है ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या? आज सपोज कीजिए दोस्तों कि एक कंपनी है जिसके अंदर जो मेन ऑफिस है उसमें मान लो पापा या बड़े भैया बैठते हैं, बेटे और फादर में बाप और बेटे में तो कम है चांस, भाई, बड़े भाई भाई में हो सकता है, मान लो बड़े भैया बैठते हैं और छोटा भाई जो है वो कंपनी के बाकी सब चीजों को संभालता है। हो सकता है एक दिन उसके मन में ये आ जाए कि यार भैया जो है वो तो ओनर है और मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट को संभालता हूँ, मैं तो नौकर टाइप में काम करता हूँ। ये भावना, ये फीलिंग आ सकती है। दूसरा, स्टाफ रिक्रूटमेंट। आज मानकर चलो पिताजी जो है वो थोड़े पुराने जमाने के हैं, वो ये बोलते हैं मैं तो वो बंदा लेकर आऊंगा जो हाथ पे कैलकुलेशन करता है, जो हर चीज को फिजिकली देखता है। लेकिन बेटा ये बोलता है आज टेक्नोलॉजी का जमाना है पापा, और हम एक काम करते हैं, ऐसा बंदा लेकर आते हैं जो एआई के थ्रू काम करेगा और 2 घंटे के काम को 10 मिनट में करके दे देगा। स्टाफ रिक्रूटमेंट में उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। रेजिंग फंड्स फॉर द ग्रोथ। देखो मार्केट में आज अगर आपकी कंपनी की ये छवि है, मान लो आपकी एक कंपनी है, उसकी ये छवि है, उस कंपनी की ये गुडविल है कि यार ये कंपनी सिर्फ अपने फैमिली मेंबर को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि जो डिजर्व करता है, जो टैलेंटेड है, उसको बढ़ावा देती है।
उस कंपनी को फंड्स ज्यादा मिलेंगे, लोग उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आज ये फीलिंग है बाहर इन्वेस्टर्स में कि यार इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो है ना वो अपने फैमिली मेंबर्स के डिसीजन पे ही चलती है और उनके फैमिली मेंबर इतने टैलेंटेड नहीं है, अगर ये कंपनी आउटसाइडर जो कि एक्चुअली में टैलेंटेड है उसको इन्वॉल्व करे डिसीजन मेकिंग में तो बेहतर है। लेकिन सिर्फ फैमिली फैमिली को इन्वॉल्व कर रही है और इतने टैलेंटेड है नहीं, तो कोई फायदा नहीं निकल रहा है। तो फंड रेज करना मुश्किल हो सकता है। और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी आपको पता है प्रॉपर्टी का पैसे का मामला है और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट वो भी हो सकते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड दोस्तों, यहां तक हर चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं अपन लोग आगे, चैप्टर खत्म होने पर आ चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, आज सपोज कीजिए दोस्तों कि कंपनी के पास में, जैसे आज हम, आपने एक कहावत सुनी होगी, पानी बचाओ, पानी 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 बचाओ। बहुत सालों से, मैं जब छोटा था तब से ये कहावत चल रही है। उतना ही यूज करो जितनी जरूरत है, फालतू में खर्च मत करो। अगर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, नदी तालाब सब सूख रहे हैं, बारिश इतनी हो नहीं रही है, तो कल को कमी पड़ सकती है, पानी कम हो सकता है। और अगर कल को पानी की कमी हो गई, कल को अगर पानी कम हो गया, तो नुकसान फिर ये हो जाएगा, तो फिर नुकसान ये हो जाएगा कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए चीजें मिलेंगी ही नहीं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, आप जो भी यूज कर रहे हो, आपके पास में अगर कोई इनपुट है, आपके पास में अगर कोई रॉ मटेरियल है, तो आज उस रॉ मटेरियल को यूज करके जो आप फिनिश गुड्स बनाने वाले हो उतने ही बनाओ जितने की मार्केट में डिमांड सप्लाई है। फालतू में ज्यादा फिनिश गुड्स बना लो, तो रॉ मटेरियल तो यहाँ पे आपने कंज्यूम कर दिया, मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं हुई, वो फिनिश गुड्स सड़ गया, मत करो। मतलब हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, हमें हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन रखना चाहिए, ताकि आगे हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए, पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको एक साफ सुथरा और बेहतर एनवायरनमेंट मिल सके। अगर आज हमने पानी पूरा यूज कर लिया, अगर हमने एयर नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करके पटक दिया, तो आगे आने वाली जनरेशन के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। हमें जो भी काम करना है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ में, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर करना है। इसकी 3 अप्रोच होती हैं, वो तीनों अप्रोच में आपको ट्रिपल बॉटम लाइन में या 3 पीस में बता चुका हूं। फिर से बोल रहा हूं, ट्रिपल बॉटम लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, 3 पीस से क्वेश्चन आ सकता है, या सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट की 3 अप्रोचेस से क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, यही लेकर आना है आपको। सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, जिसमें से एक होता है इंक्रीज्ड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बंदे की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि मुझे सोसाइटी के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एनवायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसे रिड्यूस करो। कंपनी को अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, प्रॉफिट अच्छे से ज्यादा करना है। रूल्स रेगुलेशंस टाइम पे फुलफिल करो। अगर कोई कंपनी सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के साथ में काम कर रही है, तो आप बताइए मार्केट में उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो एक ब्रांड की तरह उभरेगी कि नहीं उभरेगी? बिल्कुल उभरेगी। और कंपनी को एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, मोदी जी कह कह कर थक गए, मोदी जी ने कितनी बार बोल दिया कि यार जितना कम हो उतनी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, बल्कि एक काम करो, अपने घर पे छतों पर सोलर पैनल लगवा लो। एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट। अरे ये वाली इलेक्ट्रिसिटी तो पानी से बनती है, पानी खत्म हो जाएगा, क्यों ये वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो? घर पे सोलर पैनल लगा लो, सूरज की रोशनी से जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में आएगी उसको यूज करो ना। वो तो बार बार रिकरिंग नेचर की है, आज धूप पड़ी बिजली बन गई, कल धूप पड़ेगी बिजली बन गई, परसों धूप पड़ेगी बिजली बन गई, उसको यूज करो। एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्सेज, ये बेनिफिट्स हैं सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के। एक बार क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है। अब हम आ जाते हैं मेरे दोस्तों अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, और यहां पर ये चैप्टर आपका खत्म होने पर आ जाता है। इसमें आ जाता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बात है 2009 की। बात है 2009 की। 2009 के अंदर सेबी ने बोला, 2009 के अंदर सेबी ने बोला कि कंपनीज को कुछ
कंपनी को एक रिपोर्ट देना जरूरी है, कंपनीज को एक रिपोर्ट देना जरूरी है, और उस रिपोर्ट के अंदर कंपनी को यह बताना जरूरी है कि क्या कंपनी ने 9 प्रिंसिपल्स को फुलफिल किया कि नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो ये होता है, हम ये बोलते हैं कि भैया अगर तुम चैरिटी कर रहे हो तो ढिंडोरा मत पीटो, इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन सेबी बोलता है कि क्या तुम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हो, क्या तुम सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हो। तो ऐसे करके ना उसने नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस बना दी। सेबी ने ये बनाई, जो गाइडलाइंस थी वो सेबी और एमसीए ने बनाई थी, और इसके लिए कमिटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमिटी। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस बना दी गई, जिसके अंदर टोटल 9 प्रिंसिपल्स डाले गए, और बोला गया, सेबी ने बोला कि तुम्हें इस बात की रिपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मैंडेटरी कर दिया गया। पहले 150 कंपनीज के लिए मैंडेटरी था, 2011 के बाद में फिर धीरे धीरे 300 कंपनीज के लिए 500, और 2026-27 में टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि कंपनीज एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इस रिपोर्ट के अंदर आखिर क्या चीजें डिस्क्लोज करना जरूरी होती हैं, ये 9 प्रिंसिपल डिस्क्लोज करना जरूरी होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये 9 जो प्रिंसिपल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, लेकिन आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक होता है, इसको ना रटना पड़ता है, समझ में आ जाता है, रटना पड़ता है इसको, रटना। पर अच्छी बात है कि सीएमए फाइनल लॉ में ये वाला टॉपिक उतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, कंसेप्चुअल तरीके से नहीं दिया, बस प्रिंसिपल के नाम नाम लिख दिए। जबकि आपको पता है हर प्रिंसिपल का कोर एलिमेंट भी दिया हुआ होता है, पर आपके सिलेबस में नहीं दिया। कोर एलिमेंट होता है, कोर एलिमेंट का मतलब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और आपको पता है जब ये प्रिंसिपल्स हम याद करते हैं ना, तो आपको ये याद रहना चाहिए प्रिंसिपल 1 क्या बोलता है। ऐसा नहीं है कि आपको लिखने को और आ गया कि 9 प्रिंसिपल लिखो, तो आपने कोई भी प्रिंसिपल पहले लिख दिया, कोई भी बात, ये एकदम सीक्वेंस में आएगा। और आपको याद होना चाहिए प्रिंसिपल 1 जो है वो ये बोलता है कि कंपनी को एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम करता है। ये प्रिंसिपल 1 सबसे पहले आएगा और उसमें यही लिखा जाएगा। प्रिंसिपल 2 बोलता है कि कंपनीज जो बिजनेसेस गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम सेफ होने चाहिए, बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके अंदर ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हो जिसको बच्चे पी के मर सकते हैं, ऐसा नहीं। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के साथ में काम कर रहे हो, और उतना ही रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो जितना आगे आने वाली जनरेशन भी यूज कर सकती है। प्रिंसिपल 3 ये बोलता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज के वेलबींग को प्रमोट करे। जो कि आपने सीएमए इंटर के अंदर, ध्यान कीजिए, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा था, और उसमें आपने ये पढ़ा था कि कंपनी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉइज जब काम करें तो उसके बचाव के लिए अच्छा हेलमेट, वो चश्मा, ग्लव्स, शूज दिए जाएं, तो उसके वेलबींग के लिए फायदा करे, उसका इंश्योरेंस करवाए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल 4। वो ये बोलता है कि बिजनेस जो है उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किस चीज की, इंटरेस्ट किसके, स्टेक होल्डर्स के, कि भैया स्टेक होल्डर का कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, वो उनको वोटिंग राइट दिए जा रहे हैं कि नहीं दिया रहे, उनको डिविडेंड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, उनसे जनरल मीटिंग में एसआर पास करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा, कोई ऐसा काम तो नहीं करवाया जा रहा जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कोई लॉस हो रहा है। प्रिंसिपल 5 ये बोलता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कंपनी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल 6 बोलता है कि कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और एफर्ट्स लगाना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, बढ़ावा दे सके। प्रिंसिपल 7 ये बोलता है कि कंपनी के ऊपर जितनी भी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, रेगुलेटरी टर्म्स, कंडीशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सभी टाइम पर फुलफिल कर देना। प्रिंसिपल 8 ये बोलता है कि कंपनी जो है, ऐसा नहीं हो, देखो आज एक चीज समझिएगा दोस्तों, कंपनी के अंदर काम कौन कर रहा है, कंपनी के अंदर काम एम्प्लॉइज कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगी, कॉम्पिटिटर को पछाड़ नहीं पाएगी, पीछे रह जाएगी। एक्चुअली में कंपनी के लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, एम्प्लॉइज के साथ में उस प्रॉफिट को शेयर करो, उनकी सैलरी में हाइक दो। जो बीजेपी बोलती है ना, सबका साथ सबका विकास। अरे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, सिर्फ खुद को ही ग्रो कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मालिक खुद को ही अकेले को ग्रो ना करे,
बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सबको साथ में लेकर चलो। इंक्लूसिव इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और प्रिंसिपल 9 ये बोलता है कि जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट दो और उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये 9 प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों। कंपनी इन 9 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, इस बात की उसे रिपोर्ट देनी पड़ती है। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को देना पड़ता है। 2011 से ये मैंडेटरी हो गया, हालांकि 2023 से ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो गया। पहले ये 150 के लिए था, फिर 500 के लिए था, अब 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ाए हैं ये आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, एज इट इज याद रखने हैं। इनके कोर एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पर वो आपके कोर्स में नहीं है और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। रीजन बीइंग कोर एलिमेंट्स, मान लो उसमें आपको ये बोल दिया कि ये वाला कोर एलिमेंट जो है वो किस प्रिंसिपल का है, आपको लगेगा वो प्रिंसिपल 9 का है, पर वो होगा एक्चुअली में प्रिंसिपल 2। इतना कंफ्यूजिंग है, उसको बहुत अच्छे से याद करना जरूरी होता है, पर आपके कोर्स में उतना नहीं दिया। और दोस्तों यहां पर आपका ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। मैं फिर बोलता हूं, सीएमए फाइनल लॉ का, सीएमए फाइनल लॉ का जो स्टडी मैट मॉड्यूल है उसका एक एक टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। अगर आपने ये पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को आपके कोर्स में इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस की अलग से क्लासेस करवाई हुई हैं, पूरे एमसीक्यू डिस्कस करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग से क्लासेस करवाई हुई हैं, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए सब कुछ करवाए हैं, मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है वो सब करवाए हुए हैं। उसके अलावा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वो करवाया हुआ है। चैप्टर पढ़ने के बाद में उसको भी एक बार आप लोग देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।